हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज मैंने सोचा बात करते हैं एक इन्वेस्टिंग ओवरऑल फ्रेमवर्क के बारे में कि अगर आपको किसी कंपनी को एनालाइज करना हो और कोई कंपनी आपके सामने आए और आपको ये डिसाइड करना हो कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, तो क्या मेजर पॉइंट्स है जो आपको देखने चाहिए। और आज का जो ओवरऑल इसको आप एक चेकलिस्ट भी बोल सकते हैं। ये होगी मेनली ग्रोथ इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई ग्रोइंग कंपनी है जो काफी अच्छा कर रही है और आपको लग रहा है फ्यूचर में और अच्छी ग्रोथ कर सकती है, तो ओवरऑल ग्रोथ का जो एक फ्रेमवर्क होता है कंपनी का, उसमें इस कंपनी को कैसे एनालाइज करें। और एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग जो आपने सुना भी होगा, उसकी एक चेकलिस्ट भी कह सकते हैं आप इसको। और अगर आप लास्ट तक सुनेंगे तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप काफी हद तक जज कर पाएंगे किसी कंपनी को देख के कि वेदर आपको इसमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में सबसे पहला पॉइंट ही है ग्रोथ। और यहाँ पे ग्रोथ का मतलब है सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ, कि कंपनी कितना अपना सेल्स बढ़ा पा रही है, कितना अपना रेवेन्यू बढ़ा पा रही है और उसका परसेंटेज कितना है। तो देखिए, सेल्स ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो अच्छा है कि बुरा है, जनरली लोग इसके ऊपर काफी डिस्कस करते हैं। कंपनी 15%, कोई 20%, कोई 25%, कोई 30, 40, 50% से ग्रो कर रही है, तो रैंडमली ऐसा डिसाइड कर पाना कि ये ग्रोथ परसेंटेज अच्छा है कि बुरा है उतना आसान नहीं है। बट जो ग्रोथ है, वहां पर आप ये समझिए कि जो भी बंदा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आ रहा है, वो पैसा कमाना चाहता है और वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहता है कि फ्यूचर में जितना अच्छा ग्रोथ होगा उतना अच्छा उसको एक्सपेक्टेशन है कि उसके रिटर्न्स आएंगे। तो ग्रोथ जब भी आप किसी कंपनी की एनालाइज करना चाहें, तो उसमें पहला पॉइंट है कि उसको पीयर कंपनीज से कंपेयर करें जो उसके सेम सेक्टर की है। और आप मान लीजिए एक सेक्टर की जो भी 3, 4, 5, 6 कंपनीज हैं, बड़ा सेक्टर है तो और ज्यादा भी कंपनीज हो सकती हैं, बट मेनली जो सिमिलर कंपनीज हैं, सिमिलर सेक्टर में सिमिलर मार्केट के लिए फाइट कर रही हैं, तो उन्हीं 3, 4, 5 कंपनीज को आपको आपस में कंपेयर करना है और आपको ये समझना है कि उसमें से ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसका है। इस एनालॉजी को आप एक रेस की तरह भी समझ सकते हैं कि एक रेस हो रही है और सब उसमें भाग रहे हैं, और जो सबसे तेज भाग रहा है, जो सबसे तेज घोड़ा है रेस का, उसी में सबसे ज्यादा लोग पैसे कमाएंगे, पैसे लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन्वेस्टिंग। और जिसमें लोग सबसे ज्यादा पैसे लगाएंगे उसी में सबसे ज्यादा रिटर्न भी आने वाले हैं। तो जब भी आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में सोचें, अगर कंपनी की ग्रोथ को समझना है कि वो अच्छी है कि नहीं है, हो सकता है 20% कंपनी एक ग्रो कर रही हो और उस सेक्टर में काफी कंपनी 30, 40, 50% से ग्रो कर रही है, तो वो 20% आई थिंक उतना अच्छा नहीं हो। में भी अगर 5 कंपनीज है और वो कंपनी चौथे नंबर पर है, तो 20% जो कि अपने आप में एक ठीक ग्रोथ हो सकती है, शायद उतनी अच्छी ना हो क्योंकि सेक्टर की टेलविंड्स चल रही हो, सब ग्रो कर रहे हो, पूरा सेक्टर ही ग्रो कर रहा हो। दूसरी तरफ हो सकता है कि अगर उस सेक्टर में बाकी कंपनीज 10, 15, 20% तक ही ग्रो कर रही हो, कोई एक कंपनी है जो 25, 30% से ग्रो कर रही है, तो वो 25% बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ भी हो सकती है। तो जब भी आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग में पहले कंपनी को एनालाइज करें, तो उसको अपनी जितनी भी पीयर कंपनीज है उससे कंपेयर करें और ये रेस की एनालॉजी को अपने दिमाग में हमेशा रखें कि जो सबसे आगे है उसी में सबसे ज्यादा लोग पैसे कमाते हैं। तो इसमें आप नंबर 1 ग्रोइंग कंपनी देख सकते हैं और नंबर 2 भी देख सकते हैं। कई बार 1 और 2 काफी सिमिलर रेट से ग्रो कर रही होती हैं, बट जनरली इससे नीचे जो एक नेक्स्ट लेवल की कंपनीज हैं, जो हो सकता है टॉप 1 और 2 कंपनीज से काफी 5%, 10% कम रेट से ग्रो कर रही हूँ, उसमें जाने का उतना फायदा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये रेस की एनालॉजी को याद रखिए, टॉप 1 और 2 कंपनीज में रखिए। और ग्रोथ में एक और पॉइंट ये है कि या तो वो, जैसे कि मैंने बोला, रेस में 1 और 2 हो, या दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि उस कंपनी की ग्रोथ हर साल या हर क्वार्टर बढ़ रही हो, जो ईयर एंड ईयर ग्रोथ आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि ग्रोथ का मतलब जनरली है इस क्वार्टर की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर में काफी वेरिएशन, सीजनैलिटी, बहुत कुछ आ जाता है, तो जनरली ईयर ऑन ईयर देखते हैं। तो पहला पॉइंट है टॉप 1 और 2 हो, और दूसरा पॉइंट यह है कि जो उसकी सेल्स ग्रोथ अगर वो बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल लास्ट क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 5% थी, इस क्वार्टर में 10 हो गई, अगले में 15 हो गई, और फिर कंपनी के मैनेजमेंट के जो गाइडेंस है वो भी वैसी है, मैनेजमेंट ये भी बोल रही है कि हम रिकवर कर रहे हैं, किसी वजह से ग्रोथ कम हुई थी, अब कंपनी नई इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, नए प्लांट्स लगा रही है, ग्रोथ आगे आगे बढ़ती ही जानी है। और कंपनी का टारगेट है, मैनेजमेंट का टारगेट है कि इस ग्रोथ को सेक्टर लीडिंग की तरफ लेके जाना है उन्हें, तो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है। तो जब भी ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप ग्रोथ को एनालाइज करें, इन दो पॉइंट्स को ध्यान रखें। एक तो रेस में जो सबसे आगे है, टॉप 1, 2 जो आसपास है, और दूसरा अगर किसी की रिलेटिवली ग्रोथ और बढ़ती जा रही है। सो ये था ग्रोथ का पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रॉफिट, या उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज, उस कंपनी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि अगर सेल्स ग्रोथ हो रही है तो साथ में प्रॉफिट की ग्रोथ भी होनी चाहिए। और ये बात ध्यान रखिए, सेल्स ग्रोथ पहले देखिए, उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ देखिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि सेल्स की ग्रोथ ना हो रही हो और 2-3 क्वार्टर से नहीं हो रही हो, बट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। तो अगर इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस कम कर रही है, खर्चे कम कर रही है, क्योंकि सेल सेम रख के अगर प्रॉफिट बना रही है तो खर्चे कम करके बढ़ा रही है। तो ये वाली जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये कभी भी बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो सेल्स को ही बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ आप खर्चे कम करके और कुछ कुछ करके, हो सकता है कुछ लोगों की सैलरी कम कर दी हो या फिर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चे कम कर दिए हो, ओवरहेड्स किसी वजह से कम कर दिए हो, ये 1-2 क्वार्टर तक तो हो सकता है, बट उससे ज्यादा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो सेल्स ग्रोथ पहले देखिए, उसके बाद ही प्रॉफिट ग्रोथ पर आइए। और प्रॉफिट ग्रोथ में एक टर्म है ऑपरेटिंग लेवरेज, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। उसका मतलब ये है कि जितने परसेंट से सेल्स बढ़ी है, क्या प्रॉफिट उसके ज्यादा परसेंट से बढ़ रहे हैं। उसका मतलब कंपनी के मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। कंपनी हो सकता है कि हाई वैल्यू आइटम की तरफ जा रही हो, या कुछ वैल्यू एडिशन ज्यादा दे रही हो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में, या किसी वजह से कंपनी ने जो है अ, अपना जो प्लांट का यूटिलाइजेशन बढ़ाया हो, ऑफिस का यूटिलाइजेशन बढ़ाया हो। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी शुरू में ऑफिस काफी सारी जगह खोल देती है एक्सपेंशन फेज में, और फिर धीरे धीरे वो इंडिविजुअल ऑफिसेज अपना सेल्स लाना शुरू करते हैं, अपना प्रॉफिट लाना शुरू करते हैं, तो मार्जिन्स बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जो शुरू में खर्चा था ऑफिस खोलने का वो तो एक बार में हो चुका है। बट उसके बाद जितना भी सेल्स आएगा वो प्रॉफिट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे ही कैपेसिटी एक्सपेंशन, प्लांट लगाना भी है कि शुरू में प्लांट का खर्चा होता है, बट जैसे जैसे उसका यूटिलाइजेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहता है। तो पहले आपको देखना है सेल्स ग्रोथ, उसके बाद देखना है ऑपरेटिंग लेवरेज, क्या कंपनी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जिस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है वो काफी अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। बट इसमें जरूरी नहीं है, अगर वो सेक्टर लीडिंग है, बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ कर रही है, अगर उतना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं भी मिल रहा बट उसके मार्जिन स्टेबल हैं, और कंपनी की कॉन कॉल मैनेजमेंट से बात करके फ्यूचर गाइडेंस समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट मार्जिन घटने नहीं वाले, तब भी आप इन्वेस्टमेंट उसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट था सेल्स ग्रोथ, दूसरा था ऑपरेटिंग लेवरेज। इसमें तीसरा पॉइंट है कैपेक्स। कैपेक्स मतलब है कि कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। और इसमें कैपेक्स में एक तो फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, जैसे कि नए प्लांट लगाना, नए ऑफिसेस खोलना, या नए ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करना, या कैपेक्स में उस टाइप का खर्चा भी हो सकता है कि कंपनी को अगर अपनी सेल्स बढ़ानी है तो अपनी इन्वेंट्रीज बढ़ानी है, इन्वेंट्रीज बढ़ाने के लिए उसको और पैसा होना चाहिए। बेसिकली बिजनेस में वो और पैसा वापस री इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर फ्यूचर में सेल्स बढ़ानी है तो उसे नए इन्वेस्टमेंट्स, नए प्लांट्स, नए ऑफिसेज, फ्यूचर नए ज्योग्राफीज में जाना वो करना ही पड़ेगा। तो जब भी आप कंपनी को एनालाइज करें, जाके उसकी बैलेंस शीट में देखें क्या उसका कैपेक्स बढ़ रहा है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट क्या बोल रही है, क्या वो और इन्वेस्ट करना चाह रही है कैपेक्स में, क्या वो फ्यूचर में बता रही है कि हम एक प्लांट और खोलने का सोच रहे हैं, हमारा यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, क्या हम ऑफिसेस नए खोलना चाह रहे हैं, क्या हम नई ज्योग्राफीज में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, क्या हम लोगों की हायरिंग कर रहे हैं, क्या हम पैसे उठा रहे हैं, जैसे कि क्यूआईपी करती हैं बहुत सारी कंपनीज। तो क्यूआईपी अगर कोई कंपनी कर रही है, अच्छी ग्रोइंग कंपनी, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि क्यूआईपी का मतलब है कि वो मार्केट से पैसा उठा रही है कंपनी को एक्सपेंड करने में। इसमें मेन पॉइंट ये है कि आप ये देखिए कि जो क्यूआईपी का पैसा है वो कंपनी वापस री इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उठा रही है ना मार्केट से। ऐसा तो नहीं कोई प्रमोटर का डेब्ट जो है प्लेज्ड शेयर्स हो उसी के लिए सिर्फ ना कर रही है। सो कैपेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, फ्यूचर ग्रोथ हमेशा कैपेक्स से ही समझ में आएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आरओई। आरओई मतलब रिटर्न और इक्विटी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस की मेरी सीरीज में आप जाके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आरओई का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली आरओई जो किसी कंपनी का अगर आप देखें तो आपको फिर से आरओई को ना एब्सोल्यूट सेंस में उतना नहीं समझना है कि अच्छा है कि बुरा है। जनरली बोलते हैं 15% मिनिमम होना चाहिए, बट इन दैट सेंस कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो कई बार हो सकता है उसका स्टार्टिंग आरओई कम हो, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर और ईयर आरओई ग्रो कर रहा हो। तो आपको मेनली ये देखना है कि आरओई की जो डायरेक्शन है क्या वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और कई बार हर क्वार्टर के जो कंपनी के प्रॉफिट लॉस आता है उसमें आरओई कैलकुलेट करके नहीं देते हैं, कोई सिर्फ ईयरली आरओई निकालता है या कभी कोई प्रेजेंटेशन में बता देता है। तो आप खुद से आरओई कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मेरे वीडियो में मैंने बताया है। हर क्वार्टर का आरओई कैलकुलेट करिए और देखिए 3-4 क्वार्टर में क्या ट्रेंड है आरओई का, क्योंकि आरओई का मेनली मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट की एफिशिएंसी क्या है, बेसिकली जो कैपिटल की एफिशिएंसी क्या है, जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है
उससे रिटर्न लाने की जो उसकी एफिशिएंसी है वो कितनी है, और अगर वो ग्रो कर रही है हर साल तो इसका मतलब कंपनी राइट डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि एक ग्रोइंग कंपनी में जनरली आरओई ग्रो ही करता है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो एक आरओई एक स्टेबल जगह पे पहुंच जाता है। बट एक कंपनी जब ग्रो कर रही है तो उसका आरओई जनरली ग्रो ही करेगा, जनरली 8%, 9%, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20% तक आरओई उसका ग्रो करता रहेगा धीरे धीरे। तो आपको यही ट्रैक करना है कि हर क्वार्टर में क्या आरओई बढ़ रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और अगर कभी घटता है तो वो टेम्परेली हो सकता है, किसी वजह से कंपनी ने क्यूआईपी लिया हो, या हो सकता है किसी वजह से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स आ गए हो। कई बार आरओई क्योंकि होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी इन द कंपनी, तो अगर किसी वजह से इक्विटी एक क्वार्टर में बढ़ानी पड़ी, उस क्वार्टर में प्रॉफिट तो जो भी ग्रोथ है उसके हिसाब से हो रहा है, बट बहुत ज्यादा इक्विटी एकदम से लगानी पड़ी कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो एक क्वार्टर में आपको आरओई घटता हुआ दिख सकता है। बट उसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए, क्या वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको एनालाइज करने हैं। बट उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है मैनेजमेंट की गाइडेंस। क्योंकि ये जो सारे पॉइंट हैं, ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, कैपेक्स, आरओई, ये सब आपको जो कागजों में दिखेगा ना, जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे, बैलेंस शीट होगी, वो पास्ट का ही दिखेगा हमेशा। कोई कंपनी फ्यूचर का कागज निकाल के नहीं बता सकती कि उसका प्रॉफिट सेल्स कितना है। तो जो फ्यूचर है वो, उसकी क्लैरिटी सबसे ज्यादा आपको आ सकती है मैनेजमेंट की गाइडेंस से। जो कंपनी की कॉन कॉल्स होती हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस हैं, मैनेजमेंट क्या कह रही है, क्या मैनेजमेंट जिस टाइप की ग्रोथ चल रही है उसी टाइप की ग्रोथ करना चाहती है, करने की गाइडेंस दे रही है। क्योंकि देखिए, भले ही बहुत ज्यादा फ्यूचर गाइडेंस कई बार मैनेजमेंट नहीं देती है क्लियरली, और फ्यूचर के बारे में कॉन कॉल में क्लियरली ऐसे कंफर्मली बताना भी उतना सही नहीं होता है। बट आप ये देखिए कि मैनेजमेंट का इंटेंशन है क्या फ्यूचर में इतनी ग्रोथ करने का, क्या उनका ये प्लान है कि वो हम अगले 2-3 साल में इतनी सेल्स करना चाहते हैं, इतना प्रॉफिट करना चाहते हैं। और कॉन कॉल में देखिए, हर क्वार्टर में जब आप कंपनी को ट्रैक करेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो सारी बातें थी, क्या ये सही डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि इन्वेस्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, बट उस लॉन्ग टर्म को हर क्वार्टर में ट्रैक करना है कि क्या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर किसी क्वार्टर में कुछ अच्छी सेल्स नहीं होती है, ग्रोथ या कुछ गड़बड़ होती है, तो फिर मैनेजमेंट आके उसके बारे में क्या कहती है, क्या वो एक टेम्परेरी ब्लिप था, या हो सकता है कंपनी की अब जो है गाइडेंस ही कम हो गई हो, या कंपनी के लिए फ्यूचर एक्सपेंड करना मुश्किल हो गया। और ये ना, मैनेजमेंट की गाइडेंस को, कॉन कॉल को समझना, ये अपने आप में एक थोड़ा सा आर्ट भी है। कभी भी कोई मैनेजमेंट क्लियरली आके ऐसा नहीं बोलेगा कि हमारी सेल्स अब अच्छी नहीं होगी। बट मैनेजमेंट जिस टाइप से बोलेगा ना, तब आपको समझ में आएगा। अगर कोई मैनेजमेंट फ्यूचर की जगह पास्ट की काफी बातें करने लगे कि भाई पास्ट ईयर्स में तो हमारी ग्रोथ बड़ी अच्छी रही है, नाउ लेट्स सी व्हाट वी डू, तो इसका मतलब थोड़ा सा उसको अपने फ्यूचर ग्रोथ पे खुद ही डाउट है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि ग्रोथ इन्वेस्टिंग जब आप करेंगे ना, आप रियलाइज करेंगे कि बहुत सारी कंपनीज जैसे ग्रोथ चलती रहती है, उनका पी बढ़ता रहता है, जो मैंने पहले भी बताया। और जब कंपनी काफी बड़ी हो जाती है और उसकी सेल्स की ग्रोथ घटनी शुरू हो जाती है, फिर उसका स्टॉक फिर चलना काफी कम कर देता है। क्योंकि ग्रोथ इन्वेस्टिंग की सारी कहानी यही है, कंपनी का एक ग्रोथ फेज है, फिर एक स्टेबल फेज है। और जो ग्रोथ फेज है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको इन सारे पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने पॉइंट्स बोले, ये एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरह भी आप ले सकते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट के जो बाकी सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो तो आपको समझना ही समझना है। और वो मैंने पहले भी बोला है कि इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, डेब्ट, ये सब आपको समझना ही है। बट वो सब समझने से पहले आपको ये चेकलिस्ट के पॉइंट समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये आप नहीं समझेंगे, उन सबको एनालाइज करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि डेब्ट अच्छी है कि बुरी है कंपनी के लिए, इन पॉइंट्स को पहले समझ के ही आप समझ पाएंगे बाकी सारे बैलेंस शीट के पॉइंट्स। और उसके बाद एक और पॉइंट आता है लास्ट में, वो है वैल्यूएशन का। क्योंकि जब भी आप कंपनी की ग्रोथ देखें, कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी वैल्यूएशन से कंपेयर तो करना होगा। अगर कंपनी सेक्टर लीडिंग ग्रोथ कर रही है, तो नो डाउट उसका वैल्यूएशन भी हाई होगा। और आपको हाई वैल्यूएशन में ग्रोथ कंपनीज, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में खरीदते वक्त डरना नहीं चाहिए। अगर आप कंपनी के फ्यूचर को लेके कॉन्फिडेंट है और कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करती रहेगी, तो एक रीजनेबली हाई वैल्यूएशन में आप खरीद सकते हैं। बट इसमें मेन पॉइंट वही है कि हाई वैल्यूएशन में अगर आप खरीद रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि अगर ग्रोथ चलती रहेगी तो वो कंपनी चलती रहेगी, और अगर ग्रोथ रुक गई तो उसके हाई वैल्यूएशंस नीचे आ जाएंगे, और जो हाई वैल्यूएशन में आपने खरीदा था, आप एक्चुअली उसमें फंस भी सकते हैं। तो जब भी आप इस टाइप की ग्रोथ इन्वेस्टिंग करें, इन सब चेकलिस्ट से अगर आप एक ठीक ठाक बढ़ी हुई वैल्यूएशंस पे भी कंपनी को खरीद रहे हैं, तो आप खरीद तो सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखिए कि
इसमें इस टाइप की इन्वेस्टिंग में जब आप खरीद रहे हैं, साथ में बेचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ कम होती है, मैनेजमेंट कल को आके ये बोलती है कि भाई हमारी काफी ग्रोथ हो गई और अब हम थोड़ा सा रिलैक्स तरीके से चलेंगे, तो आप देखेंगे तभी से कंपनी का स्टॉक घटना शुरू हो जाएगा। ऐसा बहुत सारी कंपनीज में हुआ है पास्ट में। कितनी एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि डी मार्ट, रिसेंटली ट्रेंट के साथ भी ऐसे ही हुआ है। आप देखेंगे रिटेल सेक्टर में वो जो कंपनी पहले 50-60% से ग्रो करती थी, अब 20% से ज्यादा से ग्रो नहीं कर रही। और जब से उसकी ग्रोथ कम हुई है, आप देख लीजिए उसका स्टॉक भी काफी चलना बंद हो गया। तो इस टाइप की अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो आप ये ध्यान रखिए कि ग्रोथ किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसे जा रही है। और जब ऐसा लगेगा मार्केट को कि इसकी जो ग्रोथ की डायरेक्शन है वो अब नीचे जा रही है और वो सेक्टर लीडिंग ग्रोथ नहीं रहने वाली है, ग्रोथ कम होने वाली है, तो कंपनी का जो स्टॉक चलना काफी कम हो जाता है, पी उसके बाद डीरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको वैल्यूएशंस में ऐसी कोई कंपनी मिल गई जिसकी ग्रोथ अच्छी और वैल्यूएशन कम है, जो कि आजकल के टाइम में ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज ट्रैक करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटीज नो डाउट फाइंड कर सकते हैं। सो यही आज का वीडियो था, आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का आइडिया देने के लिए कि इनिशियली जब आप किसी कंपनी को देखें तो क्या 2 4 5 फैक्टर्स आपको देखने हैं सबसे पहले कंपनी की वायबिलिटी समझने के लिए, और क्या ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में बैठती है कि नहीं, इसको समझने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। और अपने दोस्तों से, जानने वालों से भी बोलिए कि मेरे चैनल को फॉलो करें। और आप देखेंगे प्लेलिस्ट में अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट हैं अबाउट शेयर मार्केट, रियल स्टेट, इन्वेस्टिंग, जनरल लाइफ। तो आप इन प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो वीडियोस आपको अच्छे लगे प्लीज़ उन पे कमेंट करिए, और कोई अगर फीडबैक है आपकी तरफ से तो वो भी मुझे दीजिए। डिटेल्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट सम वन टू वन और पर्सनल एडवाइस। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।